बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी उसका ताल्लुक़ है जनाब आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से। उन्होंने एक लिहाज से तो तारीख़ यानी कायम की है कि वो 5वीं मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले पहले सदर मुमलिकत हैं। उनकी तकरीर पर अपोजिशन ने हाउस में क्या किया, उनकी तकरीर में किन बातों का जिक्र था, किन बातों का जिक्र नहीं था, ये हमारा मौजूए सुखन रहेगा। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं, बड़े यानी मजबूत दिफा करने वाले हैं पार्टी का, जनाब शौकत महमूद बसरा साहब। और उनके साथ हमने ज़हमत कलाम दी है सईद आसी साहब को, जो रोज़नामा नवाए वक्त के सीनियर राइटर्स हैं और कालम लिखते हैं, अदारिया लिखते हैं, तज्ज़िया लिखते हैं और वक्त न्यूज़ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी वो गुफ्तगू करते रहते हैं। बसरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा कि जो तकरीर पर रद्द अमल है उसका इजहार तो आने वाले दिनों में होगा, लोग तकरीर को समझेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। हाउस में जो तकरीरें होंगी उसके हवाले से भी काफ़ी सारा उसका तज्जिया हो जाएगा। आप एज ए पार्टी लीडर क्या समझते हैं कि आज की तकरीर जो है, क्या इसने एक रोड मैप दिया है जिसके ऊपर आइंदा इस साल में हुकूमत अमल करेगी? क्या उन्होंने किसी हुकूमत की साबका गलतियों की निशानदेही की है? कैसे देखते हैं आप इस तकरीर को? बुखारी साहब, आपका सवाल भी है और सवाल के अंदर बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे सवालात आपने एक में डाल दिए। देखें बुखारी साहब, गुजारिश ये है, मैं सबसे पहले तो इस खिताब को इस नज़र से देखता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के, ठीक, बतौर एक पाकिस्तानी के, कि वो ख्वाब जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा, पाकिस्तान बनाया, और जिस ख्वाब की ताबीर के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा चूमा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहादत हासिल की, बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस आज़ादी के लिए और जमहूरियत की फतह के लिए और अवाम की हुक्मरानी के लिए जो ख्वाब देखा गया कि उसको किसी ना किसी तरीके से इंश्योर किया जाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान के मसाइल, कल सिर्फ आज नहीं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मसाइल का हल अवाम की हुक्मरानी में और जमहूरियत में है। ठीक, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, अब ये देखिए कि डे 1 से 125 MNS थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, उनको साथ लेकर कभी पाकिस्तान के अंदर कोलिशन का तजर्बा नहीं हुआ। इवन के जो 2/3 मेजॉरिटी वाले थे उनको अपने हाल देखा कि वो किधर गए, रातों रात गायब हो गए दुनिया से। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ मैंने एक मुख्तसर सी बात आपसे पूछूं, ये कोलिशन हुकूमत बनाना मजबूरी थी या चॉइस थी? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिंध के अंदर हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमारे पास सोल मेजॉरिटी थी, हम लोग अकेले हुक्मरानी कर सकते थे। लेकिन बात से मुझे आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, और जब भी डिक्टेटर जाता है पाकिस्तान को वो इस हालत में छोड़ के जाता है, ना तो उसके पास खजाने में कुछ होता है, और इस दफ़ा तो हालात और भी ज़ियाउल से भी ज़्यादा बदतर हो गए। जब एक वार अगेंस्ट टेररिज्म में हम एक टेलीफोन कॉल में झोंक दिए गए, तो हमें ज़रूरत थी कि वो बिखरा हुआ पाकिस्तान, वो हालत जंग वाला पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके पास ना फॉरेन रिजर्व थे, कि हम सब लोग मिल मिलाकर, और तमाम पार्टीज, इस दफ़ा पहली दफ़ा शायद हिस्ट्री में हुआ है ये बुखारी साहब, कि कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो इक़्तिदार में नहीं है पाकिस्तान में जिनकी फॉलोइंग है। मैं उनके इस खिताब को इस हवाले से देखता हूं कि आज उन्होंने वो काम किया, 5वां एड्रेस किया। 10-10 साल लोग वर्दी में यहाँ पे हुक्मरान रहे, लेकिन आप देख लीजिए उन पर ये जरूरत नहीं थी कि आके असेंबली को फेस कर सकते, खा उनकी थी। मेरी बात सुन लें आप। आज उन्होंने जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने वो भी बातें कही जो शायद जितनी तवक्कुआत अवाम की थी इस हुकूमत से शायद वो पूरी ना कर सकी हो, लेकिन उनका जो मेन फोकस था इस बात पे था कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज बचा सकती है, पाकिस्तान को मामला आगे लेके चल सकते हैं, वो रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स है, अवाम की हुक्मरानी में है, और हमें अपनी अपनी जगह पे बैठकर पाकिस्तान के लिए सियासत करनी चाहिए। बहुत ठीक। आसिफ साहब, आप फरमाइए, आप देखते रहे माजी में भी तकरीरें होती रही हैं और माजी में भी इस तरह का हल्ला गुल्ला या अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का सिलसिला, आज के इजलास को और आज के इस खिताब को आप कैसे देखते हैं? देखिए बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं ये वाकई एक क्रेडिट जो है वो देने वाली बात है। मौजूदा असम्बली में जिस तरह सदर साहब ने ये 5वां उनका एड्रेस है, आईनी तकाजा जो है हर साल सदर की एड्रेस होना होता है, लेकिन इसमें देखिए 85 से अब तक आप एनालिसिस करें जितनी असम्बलियाँ हैं, इनमें 2 असम्बलियों ने अपनी टर्म पूरी की है। एक ये असम्बली, अब अल्लाह करेगा ये टर्म पूरी कर ली, 4 साल इसने पूरे कर लिए। एक इससे पहले
जो मुशर्रफ की लाई हुई असम्बली थी उसने अपनी टर्म पूरी की। 85 से अब तक बाकी जितनी असम्बली हैं उन्होंने तो अपनी मियाद ही पूरी नहीं की बेचारी उन्होंने। ठीक, दो साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उनका झटका हो जाता था, तो सदर के खिताब की कैसे नौबत आती फिर। ठीक, और ये वाकई लम्हा और या कुछ लोगों ने जो कोशिश की वो उनकी वैसे ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। जी बिल्कुल सही। और इसमें अब बात यह है कि सदर साहब के एड्रेस आईनी तकाजा तो पूरा हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ पूरे यानी कि एक आप समझे कि तालिब इल्म की हैसियत से सियासत के, ये सदर साहब का एड्रेस जो है ये बेसिकली आज था प्राइम मिनिस्टर साहब को अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट देने का, कि उन्होंने बहुत ताबेदारी के साथ, बड़ी फर्माबरदारी के साथ सदर साहब की पॉलिसियों को टो किया, उन्होंने उनका साथ दिया, और हत्ता के अदालत उज़्मा को आंखें दिखाने से भी गुरेज नहीं किया। अपने आप को यानी कि फांसी पर लटकाने की बातें करने तक उनकी नौबत आ गई। तो ये एक सदर साहब के लिए, लेकिन ये बात ये है कि सदर साहब होते हैं वफाक की अलामत होते हैं। उनकी आज की तकरीर जो थी वो सदर की नहीं, माफ़ कीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी। हुकूमत की यानी कि जो अपने टेन्योर में जो अचीवमेंट हुई उनकी सताइश करना, उनके कामयाबी के डंके बजाना, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, ये सदर का काम है। सदर तो यही है कि सदर की तकरीर लिखती तो हुकूमत वक्त ही है जी, वो हुकूमत वक्त लिखती है, लेकिन सदर का जो रोल है, आईनी किरदार जो है, वफाक की अलामत है, एक नासे का किरदार है, हुकूमत को नसीहत करने वाला एक किरदार होता है, एक रोड मैप देना होता है, जो आपसे खामियां रह गई, जो कोताहियां हो गई, वो आप आगे चल के आपने दूर करनी है। तो इस हवाले से सदर का कोई, मैं नहीं समझता कि ठीक है जमहूरियत जो है वो तो एक टर्म पूरी हो रही, ये खुशहाली बात है, लेकिन इस जमहूरियत ने मुल्क और अवाम को दिया क्या है, ये इस पे बात करते हैं, मज़ीद जारी रहेगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े मजबूत स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनकी पॉलिसियों की वजाहत के लिए अक्सर हम लोग उन्हीं से रब्ता करते हैं। सेनेटर परवेज रशीद साहब, खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, और मेरी जानिब से जो दूसरे हजरात बैठे हैं उन्हें भी मेरा अस्सलाम पेश। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो तकरीर सदर मुमलिकत ने की और उसके खिलाफ एहतजाज के लिए जो रवैया इख्तियार किया गया, क्या आप समझते हैं कि ये काफी था अपना इख्तिलाफ जाहिर करने के लिए, या इसको और ज्यादा इफेक्टिवली होना चाहिए था? कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छी बात तो ये होती कि अपोजिशन को इख्तिलाफ करने के लिए ये जहमत करनी ना पड़ती जो उन्होंने की है। ठीक, सदर मुमलिकत का ओहदा सियासत से बालातर होता है, जमाती वाबस्तगी से बालातर होता है, और रियासत के सबसे बड़ा ओहदा होने की हैसियत से सब उसका एहतराम करते हैं। आज भी अगर ऐसा होता तो मुझे उसकी बहुत खुशी होती, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सदर पाकिस्तान एक जमात के चेयरपर्सन भी हैं, और इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज जब वो खिताब फरमा रहे थे और उनके सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो तवक्को ये थी किसी। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। कि आप आइन की पासदारी क्यों नहीं करते? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसले देती है उन पर अमल दरामद में ताखीर क्यों करते हैं? हीलो हुज्जत क्यों करते हैं? टाल मटोल क्यों करते हैं? और फिर वाज़ेह अल्फाज में क्यों कह देते हैं कि मैं तो इन फैसलों पर अमल नहीं करूंगा? क्या एक सदर जब खिताब करता है तो उसको जेब देता है कि उसके सामने एक ऐसा वज़ीर आज़म बैठा हो जो अदलिया के फैसलों को तस्लीम ना करता हो, और वो सदर उसको ना सिर्फ सरजमिश न करे बल्कि उसकी तारीफ करके चला जाए? तो परवेज रशीद साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मुझे यह बताइए, जब दोनों का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से ही है, एक सदर है दूसरा वज़ीर आज़म है, तो कैसे ये तवक्को आप कर रहे हैं कि वो सारे वो आयब जो है वो उनको गिनवाते हैं ऐसे मौके पर? ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से देखूंगा। मैं कहूंगा कि अगर दोनों का तल्लक एक ही जमात से है जी, तो फिर तो ज्यादा जरूरी हो जाता था, ये ज्यादा उन पर फर्ज आयद होता था, क्योंकि आपको इंतखाबात में जाना है, आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाना है। फिर तो सदर साहब पर ज्यादा लाजिम होता कि वो प्राइवेटली भी वज़ीर आज़म से कहते कि मुझे इंतखाबात में जाना है, मैं कौन सा रिकॉर्ड लेके मेरी जमात जाएगी इंतखाबात में?
क्या हमारे हाथ में ये परचम होगा कि हम अदलिया के फैसलों को तस्लीम नहीं करते, हम कानून की बालादस्ती को नहीं मानते? और अगर हम कानून की बालादस्ती को नहीं मानते तो फिर किस तरीके से हम सड़क पर जाने वाले एक शख्स से ये तवक्को करेंगे कि वो ट्रैफिक के रेड सिग्नल का भी एहतराम करेगा? और किस तरीके से हम कल को किसी जा पसंद को अगर वो कोई एडवेंचर कर बैठता है तो उसका गिरेबान पकड़ते अच्छे लगेंगे कि तुमने आइन की खिलाफ वर्जी क्यों की है? परवेज रशीद साहब, मैं शौकत बसरा बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह हमारे लिए बहुत गाइडिंग स्टार हैं पॉलिटिक्स में। एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप ये सारी जो बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने तो खिताब सुना ही नहीं, अंदर गए ही नहीं। आपने तो जाते ही वो हल्ला गुल्ला, चूंकि प्लान था आपका, क्योंकि आप वो एक टिकट में 2 शो देखने के आदी हैं, और आप खुद जो हुक्मरान 60% के वहां जो आपने गंद डाला हुआ है, आप मुझे बताइए, आप अपोजिशन को अपने आप को किस तरह कहते हैं? मुझे वो जरा बता दीजिए। बसरा साहब, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये मालूम नहीं था कि खिताब क्या होने जा रहा है। यानी कि आपको अंदाजा था पहले से? बात सुन लेते हैं उनकी। मुझे ये अंदाजा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के हर फर्द को इस बात का इल्म है। ये आपकी पॉलिसी का तसलसल है, आपकी तरफ से इस बात का इजहार होता रहता है। अगर ऐसा ना होता तो वजीर आजम अपने सदर साहब के खिताब से पहले वजीर आजम जो है वो खत लिख चुके होते। तो ये कहना कि जी आपको कैसे पता था, किसको नहीं पता? भाई सब बातों का सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जहां तक हमारे 60% हिस्से का तक है, आपको पूरी आजादी है कि आप ये तनकीद सूबाई असेंबली में करें, आपको कभी किसी ने नहीं रोका। हमारी जानिब से आके हम तो कभी उन बातों पर तारीफ नहीं करेंगे जिनकी निशानदेही आप करें और हम समझते हो कि ये बातें दुरुस्त हैं। जिस दिन हमारी तरफ से अदलिया हमें हाई कोर्ट रोज बुलाती है, रोज सरजनश करती है और हम उसके सामने अपना सर तस्लीम खम करते हैं। सेनेटर परवेज रशीद साहब, एक बात और फरमा दीजिएगा कि ये तकरीर जो है जो कि एक आईनी तकाजा भी है और एक रवायत भी है, इसमें होता यह है कि आइंदा के लिए कोई रोड मैप दिया जाता है और जो हुकूमत से कोई गलतियां कहीं हो उनकी निशानदेही की जाती है। आप समझते हैं कि इस पूरी तकरीर के अंदर ये अमल कार फरमा था? इस तरह की कोई चीज नहीं थी और इसी का हमें अफसोस है। बल्कि मैंने तो आपसे ये भी कहा कि हमने जो एहतजाज किया उस पर हमारे दिल खुश तो नहीं, हमारे अपने दिल भी अफसरदा होते हैं। हमारा दिल भी नहीं करता कि हम एक आईनी जमहूरी मुंतखब सदर के सामने इस किस्म का एहतजाज करने की हमें जरूरत पेश आए। लेकिन जब हालात और वाकयात ऐसी नहज पे पहुंच जाते हैं कि हमें ये एहतजाज करना पड़ता है, हमें ये फर्ज अदा करना होता है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की भी तर्जुमानी करनी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब परवेज रशीद साहब, आप हमारे साथ रहे और आपने अपनी पार्टी का मौकफ और अपना मौकफ जो है वो भी बताया। बसरा साहब, आपने सुनी गुफ्तगू, आपके पास मैं वापस आता हूँ, सईद आसिफ साहब से पूछते हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि सेनेटर परवेज रशीद ने बड़े धीमे अंदाज से और बड़े नफीस अंदाज से कोशिश की गुफ्तगू करने की, और हम उम्मीद करते हैं कि बसरा साहब करेंगे। आप समझिएगा कि जिन चीजों की निशानदेही परवेज रशीद साहब ने की है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, परवेज रशीद साहब बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन है, यानी कि एक किस्म के सही मानों में पॉलिटिकल वर्कर है। पीपल्स पार्टी से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो अब ये भी अपने घर वाली बात ही है। घर वाली बात है ये। तो बहरहाल असल बात जो है सदर के एड्रेस के हवाले से, अब परवेज रशीद साहब भी तनकीद फरमा रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस लहजे से, किस ज़बान से, किस मुंह के साथ तनकीद करते हैं। आप इनका अपना एक रोल देख लीजिए पूरी इस असम्बली में, यानी मौजूदा हुक्मरानों को अगर सहारा दिया है, यानी सदर के 5वीं टर्म के खिताब की नौबत अगर लाई है तो मुस्लिम लीग नून लाई है। उसकी वजह से 3.5 साल तक तो इस सारे उसमें शामिल थे। नहीं, अब भी मैं तो कहता हूं जनाब, अब भी आप सेनेट के इलेक्शन देख लीजिए, उसमें जिस तरह इन्होंने सहूलत दी, 18वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, सब कुछ। और आज भी मैं ये कहता हूं कि जिस तरह इन्होंने एहतजाज किया असेंबली में आके, अगर ये सही मानों में अपोजिशन होते, मैं तो हैरान होता हूँ। ये चौधरी निसार अली साहब ने उसके बाद ये कहा कि 1 मिनट भी हुक्मरानों का कौम पे भारी है। ये 1 मिनट तक की नौबत कौन लाया है? पहले ये इस बात का तो जवाब देना। और अगर अपोजिशन सही मानों में होती, आज सुबह सदर साहब को तकरीर ना करने देते ये इतना, यानी पिछली मैं ये नहीं कहता ये जमहूरियत का हुस्न होता है, वैसे ये बात तो सबने महसूस की कि शिद्दत जो मैं तो कहता हूँ ये एडजस्टमेंट का एहतजाज था, सहूलत का एहतजाज था। जिस तरह पहले इन्होंने सहूलत दी हुक्मरानों को, मौजूदा सदर साहब के एड्रेस पर भी इन्होंने सहूलत दी कि हम इतनी देर तक एहतजाज करेंगे, उसके बाद आप आराम से अपनी तकरीर मुकम्मल कीजिए। और तो यहाँ भी आप मुकमका देख रहे हैं? मुकमका है जी, बिल्कुल। हमारे साथ सेनेटर परवेज रशीद की बात आपने सुनी, आपने खुद भी उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने
नफीस अंदाज से कोशिश की बात अपनी करने की, आप कैसे देखते हैं उनकी तनकीद को? वो सारी सियासी शोबदाबाजी है देखिए ना, बिल्कुल मैं आज इनकी बात को करता हूँ। हमारे साथ बैठ के सारी तरमीम करवाते हैं, हमारे साथ बैठ के 248 जिसकी अभी ये कह रहे थे खत क्यों नहीं लिखते भाई, 18वीं तरमीम हुई, 19वीं हुई, 20वीं हुई, अगर आपको इम्यूनिटी पसंद नहीं है तो क्यों आपने वो शक नहीं डाली उसके अंदर? हमारे साथ अभी भी जब ये इजलास होना था, ये हमारे साथ वहीं बैठे हुए थे, कहते इनका मसला क्या है, सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए। भाई आप लोग तो खुद हुक्मरान हैं, सिर्फ आवाम को ये दिखाने के लिए हम जी अपोजिशन है। ये लोग बुनियादी तौर पर आज इन लोगों ने जो रोल प्ले किया है, देखें गुजारिश सिर्फ इतनी है, अपने अपने मैंडेट पे रहते हुए आज आप सदर पाकिस्तान जब वहां पे खिताब करने आए, आप उनकी पूरी बात सुनते। बात सुनने के बाद आप पिछली दफा भी उन्होंने यही किया, भाई जब आपने तकरीर ही नहीं सुनी, उनके अंदर बातें ही नहीं सुनी, तो आपको कौन सा इल्हाम है या कौन सी आपके पास कुव्वत है जिसमें आपको ये पता चल जाए यही तकरीर करनी है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग प्री प्लान अवाम को दिखाने के लिए काम करने आए, नंबर 1। नंबर 2, मैं साहब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस बात यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बसर साहब ये फरमाइएगा कि तकरीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तज्जिया निगारों का भी ख्याल है, जो क्रिटिक्स हैं आपके उनका भी ख्याल है, जिनका तज़किरा होना चाहिए था लेकिन उनका भरपूर अंदाज में तज़किरा नहीं। मिसाल के तौर पे लोड शेडिंग का पासिंग रेफरेंस में जिक्र है, बेरोज़गारी, चीज़ों की कीमतों का जो हाल है, तेल नहीं मिल रहा है, CNG नहीं मिल रही, इन इश्यूज़ पर अगर फोकस किया जाता तो आप नहीं समझते कि ज़्यादा बेहतर था? क्योंकि ऐसे लगता है, एक तासुर ये है कि तिश्ना रह गई है शायद तकरीर, कुछ चीज़ों का तज़किरा होना चाहिए था जो नहीं है। बुखारी साहब मैं समझता हूँ कि आज प्रेसिडेंट पाकिस्तान की स्पीच में जो मैं बात सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ, उन्होंने आज पाकिस्तान को सबसे, जब हुकूमत आई थी तो हमें जो वार अगेंस्ट टेररिज्म में हम लोग थे, जो लोग स्वाद तक पहुँच चुके थे, उसका उन्होंने जिक्र किया। और दूसरी बात उन्होंने जो आज क्राइसिस सामने है पाकिस्तान को, वो एनर्जी का है, बिजली का है, और उन्होंने उसका राइटली जिक्र किया अपनी स्पीच के अंदर, और बाकायदा उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमने उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। देखिए ना, रातों रात तो कोई यूनिट्स आपके खड़े नहीं हो सकते। 1996 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई और 2008 में हम लोग आए, जब हमारी हुकूमत थी हम लोग बिजली एक्सपोर्ट कर रहे थे। मुझे आप बात बताइए कि इस दौरान 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। सदर पाकिस्तान ने यही बात कही कि हमने 3300 मेगावाट्स ऐड किया, और उनका फोकस इस बात पे था कि हमें सब लोगों को अपनी अपनी सियासत को छोड़ के ये जो नेशनल इशू है इसको अब हल करना चाहिए। बाकी आपने बात की, उन्होंने कहा नहीं, देखो उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि मैं 2-3 चीजें मेंशन कर दूं। उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, उसमें 6 मिलियन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद आप देखिए उनकी जॉब ट्रेनिंग थी, उनकी इंश्योरेंस थी। फिर हम लोगों ने 138 बिलियन रुपीस इन 4 सालों में वो लोग जो आइडेंटिफाई किए उनमें तकसीम किए। उसके बाद आप देखिए इसके बारे में लोग कहते हैं कि भिखारी बना रहे हैं पैसे देके। फिर 6 बिलियन लोगों को हम लोग ने बैतुल माल के जरिए वो उनके, देखिए ना, ये वो चीजें हैं जो गरीब आदमी के हक है, पहुंचानी चाहिए। फिर हमने 5 बिलियन रुपीस ज़कात फंड में दिए उन लोगों को। फिर आप दे लीजिए कि 7000 लोगों को जिनको सैक किया गया था, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, उनको आके दोबारा रीइंस्टेट किया गया। 12,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे जो थे उनको रेगुलाइज किया गया। 660,000 पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान से बाय अब्रॉड भेजा गया। अब उन्होंने इसी तरह अब जो जिक्र किया कि हमने तकरीबन 1 लाख लोगों को और फिर जो तनख्वाहें हैं, महंगाई की जो आपने बात की, 125% तनख्वाहें बढ़ाई गई सरकारी लोगों की। अब मैं सिर्फ ये कहता हूं, हम ये नहीं कहते कि हम लोगों ने जो, मैं स्टार्ट में ये बात मैंने कही थी, जो अवाम की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं शायद हो सकी जितनी उनको तवक्कुआत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम को रोल बैक कर दें। आप कहें कि जमहूरियत ठीक नहीं है फिर डिक्टेटरशिप आ जाए। 10-10 साल बुखारी साहब आपने यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल हुआ? अगर हमें लोग समझते हैं कि हम लोगों ने डिलीवर नहीं किया और प्रॉपरली जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, अगला इलेक्शन आने वाला है, जो लोगों को समझते हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही है कि आज उनका जो खिताब है जो सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए है, सिस्टम रहेगा तो मसाइल हल होंगे। आप टर्की की मिसाल ले लीजिए, आप अर्जेंटीना की मिसाल ले लीजिए, कहां जहां भी फौजी डिक्टेटरशिप रही मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल हल सिर्फ उसी वक्त होंगे जब अवाम के नुमाइंदे आएंगे। हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे ऊपर बसर साहब, फौजी डिक्टेटरशिप के जाने के बाद एक तो उनकी पॉलिसियों का तसलसल नहीं होना चाहिए जो हमारे यहाँ है, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। एक तासुर आपके बारे में ये है हुकूमत के बारे में कि ये नंबर ऑफ गेम की हुकूमत है, इसका अवाम के मसाइल हल करने से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे क्या कहते हैं? एक गुजारिश करूं,
देखिए नंबर ऑफ गेम्स भी बिल्कुल डेफिनेट ये बात थी कि जब लोग इलेक्ट होकर आए तो इतनी हमारे पास तादाद नहीं थी कि हम लोग अकेले गवर्नमेंट मरकज में बना सकते, सूबों में पोजीशन और थी। हम लोगों ने तमाम इवन कि जो मुस्लिम लीग नून अब सो कॉल्ड अपोजिशन है, जिसके मतलब कासी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं और अपोजिशन के मजे भी लेने चाहते हैं, वो लोग भी हमारे साथ गवर्नमेंट में थे। हमने अब इश्यूज़ को, अब देखिए मुझे वार अगेंस्ट टेररिज्म ये हमारा इशू तो नहीं था। एक डिक्टेटर ने एक टेलीफोन कॉल पे झोंक दिया हम लोगों को, जो तारीख का बदतरीन सैलाब आया वो एक कुदरती आफात थी। ये चीज़ें जो आई इससे इकोनॉमी शटर हुई। जब हमने हुकूमत में आए टोटल खजाना खाली था। आप एक्सपोर्ट्स को आप देख लीजिए, फॉरेन रिजर्व्स को आप देख लीजिए। ये ज़रूरी है कि अब महंगाई अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, या सिर्फ ये 4 साल से नहीं आई, ये 64 साल से जब भी कोई हुकूमत आती है अगली हुकूमत में महंगाई बढ़ती है। और ये महंगाई सूबों का सब्जेक्ट है, इसको भी फेडरल पे डाल दिया जाता है। क्या 65% में अगर हम महंगाई कम, मैं वापस आऊंगा आपके पास और सूबों के हवाले से बात करेंगे आपसे। आसिफ साहब मैं आपसे अभी सवाल पूछता हूं। नाज़रीन कराम, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कोशिश की थी कि MQM के किसी सरकर्दा रहनुमा से हमारी बात हो जाए ताकि उनके भी सदर की तकरीर के बारे में जज्बात क्या है, उनका तज्जिया क्या है, वो आप तक पहुंच सके। लेकिन हमें जो बताया गया है उनके ज़राए की तरफ से वो ये कि उन्होंने फैसला ये किया है कि वो सदर मुमलिकत की तकरीर पर कोई तबसरा फिलहाल नहीं करेंगे। आसिफ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बशर साहब की, आप मुझे ये बताइएगा कि आप महसूस करते हैं कि ये हुकूमत अवाम के जो दरीना मसाइल थे, जो डे टू डे लाइफ के मसाइल हैं, उसे हल कर पाई है? और क्या जरदारी साहब ने उस तरफ कोई इशारा किया है? बुखारी साहब, सबसे पहले तो मुझे इस सियासत पे अफसोस होता है कि इक़्तिदार के 4 साल गुजार लिए, 4 साल मज़े ले लिए, अब आके कहते हैं कि हमें तो वर्षे में मिली तबाहशुदा मईशत, हमें वर्षे में मिली ये जो डिक्टेटरशिप की बाकी, ये 4 साल गुजारने के बाद भी ये कह रहे हैं। अगर नीयत होती इस्लाह की, सिस्टम की इस्लाह की नीयत होती तो पहले जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी कि मनसब संभालते ही ऐलान किया, एक 100 दिन का उन्होंने अपने प्रेफरेंसेस जो है वो जो एजेंडा दिया था, एजेंडा दिया उन्होंने, क्या हुआ उन 100 दिनों में? 100 दिन छोड़ के 4 साल गुजर गए, उस एजेंडे की तो मेरे अशर अशीर भी पूरा नहीं हुआ। बात असल में ये है कि जो मसाइल हैं मुल्क को, कौम को, अगर जमहूरियत से अगर लोग बदजन होते हैं तो उसकी बेसिक वजह यही है कि सुल्तानियत जमहूर में वर्ष हो जाती है, अवाम की हालत, मुल्क की हालत, कौम की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है, मसाइल गंभीर हो जाते हैं। इस वक्त आप देखिए, ये बसर साहब ने फरमाया लोड शेडिंग के, ये मोहतरमा बेनज़ीर के इक़्तिदार के हवाले से बात कर रहे कि उस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे थे। मेरा ख्याल है तारीख का रिकॉर्ड हमें दुरुस्त रखना चाहिए। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स का जो इशू है, ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में ही शुरू हुआ था। ये जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, ये उस वक्त आईपीपीज लाए थे, अब ये हाल में जो आरपीपीज लेके आए, आईपीपीज वो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, तो ये तो मोहतरमा के दौर से इसका आगाज हुआ था। तो अब देखिए, उससे लेकर अब तक बदतरीन सूरत हुई है। किसी हुकूमत ने, मुशर्रफ डिक्टेटर थी, हम उसको गालियाँ निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज जो हालात हैं अवाम के, मुल्क के, वो मुशर्रफ आमरीत से भी बदतर है। और लोग जब मुवाजना करते हैं, अल्लाह ना करे कि कभी इस मुल्क के पे दोबारा आमरीत मुसल्लत हो, लेकिन जब लोग तंग आमद की नौबत आती है तो फिर वो मुआवजा करते हुए ये कहते हैं कि हमें तो पिछले दौर में भी ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा था। ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है। इस सिस्टम से वाबस्ता सियासी जमातों, मोहतरम सियासी कायदीन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके अदवार में क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं, क्यों वो गुड्स डिलीवर नहीं कर पाते, क्यों वो तकाजे जो क्यों वो माजी से नहीं सीखते। दोनों हज़रात से मेरा एक सवाल और है। एक बात और बड़े धूम धड़के से कही जाती है कि ये हुकूमत जो है, ये ब्लैकमेल होने के भी नए रिकॉर्ड इसने कायम कर दिए हैं। MQM है तो वो ब्लैकमेल कर रही है, इनिशियली मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ब्लैकमेल किया, ANP भी ब्लैकमेल कर रही है। बसरा साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये ब्लैकमेलिंग की जो सियासत है कि आज वो नाराज हो गए, शाम को रहमान मलिक साहब वहां चले गए या जरदारी साहब ने फोन कर दिया है। यही सिलसिला पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहा कि आज खाना खा लिया, रायबरेली में राजी हो गए, कल पंजाब हाउस में खाना। ये क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? उसको मैं समझता हूँ कि चूंकि अभी हम लोग एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं, खा वो जमहूरियत हो, खा वो अदलिया हो, खा वो मीडिया हो, एक सब लोग हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। देखें, यहाँ पर कोलेशन का अभी तो तजर्बा ही नहीं किया गया था, पहली दफ़ा ही हुआ है। इवन के 2 भाई भी घर में हों, वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं, बर्तन इकट्ठे रखते हैं घर में, उनमें वो खड़क पड़ते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये एक तजर्बा है और हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है।
हर पार्टी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आप हमारा देखें ना, हमने तो किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाया, खा वो किसी इदारे के साथ टकराव हो, खा वो पार्टीज का मामला था। हमने जहां भी हुआ उनकी इस सोच के कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इस बात में नहीं है कि 2-2.5 साल में उसको नतीजे में होता क्या। अगर फर्ज करें एमक्यू हमसे नाराज हो गई है, हमसे जेयूए नाराज हो गई, हमने तो नून हमें धक्के देती रही पंजाब हुकूमत में, हम इनके साथ बैठे रहे। उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके जाना, भी आसिफ साहब एक बात कर रहे थे कि लोग मायूस हो जाते हैं। देखिए, मैं गुजारिश ये करूं कि पाकिस्तान में आप ऊपर नीचे 2-3 इलेक्शन हो लेने दें, वही पार्टियां रहेंगी जो डिलीवर करेंगी, वही लोग आएंगे इलेक्शन जीत के जो लोग आवाम की खिदमत करेंगे और डिलीवर करेंगे आवाम को। ये मसाइल का हल नहीं है कि हाँ ठीक है उन्होंने हमसे नाराज हुए, हमने उनकी बात सुनी, जाके उनका इश्यू था वो कोशिश करके रिजॉल्व किया। लेकिन ये कहना कि हम ब्लैकमेल हुए, ब्लैकमेल की बात मैं आसिफ साहब आपसे पूछूंगा, जी जी, जो लोकल बॉडीज का इशू है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कराची में, सारी दुनिया उससे वाकिफ है। बिल्कुल। उसका एक नतीजा जो पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ वो ये कि वहां की जितनी पीपल्स पार्टी की नेशनलिस्ट लीडरशिप थी वो सारी अपनी पार्टी की क़यादत से नाराज है। जी बिल्कुल। उन्होंने वहां एहतजाजात किए हैं, उन्होंने वहां पीपल्स पार्टी के वुज़रा के घरों के घेराव भी किए हैं। तो ये जो एक है कि आज मान गए कल राजी, आज मान, इसी से ही नहीं फुर्सत मिली तो अवाम के काम कहां? आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे मैं इत्तेफाक करता हूं शौकत बसर साहब की इस बात से कम कि ये सिस्टम इस तरह अगर मुफाहमत होनी चाहिए, मुफाहमत से तो खैर कोई मुफाहमत नहीं है। सिस्टम अगर चलता रहे, इलेक्शन स्मूथली होते रहे, अपनी टर्म असम्बलियां पूरी करती रहें, तो यकीनन सियासत में कुछ प्योरिटी आ जाएगी, इस्तेहकाम हो जाएगा, इदारे भी मजबूत होंगे और जमातें भी मजबूत होंगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे हालात पैदा ना हो कि फिर ताले आजमाओं को मौका मिले। लेकिन दोनों हजरात की बात मेरे लिए बहुत साहिबे काबिल एहतराम है, मगर क्या आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त हुकूमत का रवैया है वो सादम नहीं है? मुझे जवाब मुझे सिर्फ एक जवाब दे लें। जी देखें, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आज से 3 दिन पहले बात कही, मैं भी आपके प्रोग्राम में 3-4 दफा इस बात पे आ चुका हूं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, हम लोगों ने जो उनका ऑर्डर आया सर तस्लीम खम किया। प्राइम मिनिस्टर, मैं बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कॉल किया, वो पेश हुए। अब उनका मौकफ यह है कि वो काम करें जो आइन से मावरा है। मैं भी मैं चैलेंज करता हूं इस बात को कि कोई किसी कानूनदान को सामने ले ले। भाई 248 इम्यूनिटी दी है पार्लियामेंट ने, अगर आपको ये पसंद नहीं है कि 248 नहीं होना चाहिए, 248 को पार्लियामेंट का इख्तियार है, खत्म कर दे। अब अगर ऐसा ऑर्डर दे दिया जाए जो आइन से मारवा हो और वो कहें कि करें, उसका बहुत सब देखें। जो अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब ये लेटर लिखते हैं, मैं खुद उनकी बात को, ये बिल्कुल सही बात है कि वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने बात की 248 की, आइन में और भी बेशुमार दफात है जो तकाजा करती हैं इम्प्लीमेंटेशन का, आइन का एहतराम उसी सूरत में हो सकता है कि आइन की हर शिक, हर दफा का उसकी रूह के मुताबिक सेलेक्टिव की बजाय तमाम। हमें कोई ऐसा उनका ऑर्डर बता दें जो हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, हम वो काम नहीं कर सकते जो कानून हमें इजाजत नहीं देता, इजाजत नहीं देता, हम वो काम नहीं करेंगे। आपने एक दफा 248 का जिक्र किया, मैं जिक्र करता हूं 2 दफात है 189, 190। ठीक, इनका क्या तकाजा है? ये दफात ये कहती हैं कि अदलिया का कोई भी फैसला जो स्टेट मशीनरी है, स्टेट मशीनरी और हुकूमती मशीनरी जिसमें सदर भी शामिल है, वज़ीर आज़म भी शामिल है, सारे इनके अंडर जो इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये सब शामिल है, ये पाबंद हैं इन आइनी दफात के तहत, पाबंद हैं। आप ले आइए आइन की किताब, आप ले आइए आइन की किताब, आप ले आइए, उसमें बाकायदा ऐसा ऑर्डर जो कानून के और आइन के खिलाफ हो, कोई उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से वो दोनों आर्टिकल क्लैरिटी के साथ है। सर बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इदारा है, अब ये पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया है कि वो आइन की बनाना किसका काम है? कानून वो बनाते हैं, कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करना होती है। अब एक सवाल और है, इससे एक और सवाल और है, तशरीह में क्या 248 में इम्यूनिटी खत्म करने का कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप एनआरओ की जजमेंट का मुताला फरमाएं। मुझे अर्ज कर लीजिए, वो इस्तिस्ना जो है जी वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो मुकदमात हैं उसमें है, ये मुकदमा जो है ये सिविल का मुकदमा है। अब ये भी सुन लें, इस्तिस्ना पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, वो केसेस इसलिए बंद कर दिए गए एहतसाब कोर्ट में कि उनको इम्यूनिटी हासिल है। ये बयाना कन्वेंशन, फौजदारी के मुकदमा, बयाना कन्वेंशन उठा के देख लें,
पाकिस्तान का लॉ देख लें। हमारा सिर्फ गुजारिश सिर्फ इतनी है सुप्रीम कोर्ट से कि 10 साल हमने उस केस को फिर पहले भी फेस किया है, 1.5 साल रह गया सदर पाकिस्तान का, दोबारा भी उस केस को फेस करेंगे। अब वो मौजूद से हम लोग हट रहे हैं, लेकिन हम वो काम हमने इसी आइन की सरबुलंदी के लिए, देखिए आप तमाम के तमाम इख्तियारात, कोई अपना इख्तियार नहीं छोड़ता बुखारी साहब, सदर पाकिस्तान ने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। अब अगर ये दावे की हद तक तो मैं मान लेता हूं। नहीं दे दिए ना, आप बताइए जी आसिफ साहब, आप क्या कहते हैं इनके इस बात को कि तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। अब देखिए इनकी जो कोलिशन पार्टनर है MQM, जो बार बार नाराज भी हो जाती, मनाते भी, रात उनकी राय ये थी कि हम सदर के अलावा किसी की बात ना सुनेंगे ना मानेंगे, ना मानेंगे। वो कह रहे थे कि हमने अब तक जो नतीजा अखज किया है इस सिस्टम में वो ये है कि सिर्फ सदर साहब की जात ही है जो बाइख्तियार है, वही हल कर सकती है हर मसले को। यानी जो बीइंग को चेयरमैन ऑफ द पार्टी, मैं इनकी बात तस्लीम करता हूं, ठीक है, जैसे भी पाकिस्तान को चेयरमैन नहीं है हमारी पार्टी के, ये बात तो दुरुस्त है उनकी, उनकी जो रिजर्वेशन थे उन्होंने कहा जी हमें को चेयरमैन इस बात की गारंटी करें कि ये जो हमारे इश्यूज हैं सिंध के अंदर, सदर पाकिस्तान ने रहमान मलिक साहब गए, उनको हमने कन्विंस किया, और ये पहली दफा नहीं हुआ, 4-5 दफा पहले भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, कहा जी अब कुछ नहीं बचेगा। हम तो 6 महीने से भी ये बातें सुन रहे हैं कि आज ये 5वें साल में दाखिल हो गए, 6 महीने बाद हमारी हुकूमत नहीं थी पाकिस्तान में। गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें तमाम चीज़ों को, मैं तमाम अपने सहाफ़ी भाइयों से भी कहूँगा कि खुदारा इस सिस्टम की मजबूती की बात किया करें। हाँ, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियाँ हो गई होंगी, हम भी इंसान हैं, लेकिन ये कहना कि हम लोग, देखिए पाकिस्तान के सियासतदान जो है, एक सियासतदान ने पाकिस्तान बनाया था, इसको बचाना भी पाकिस्तान के सियासतदानों ने है। मत वक्को रखें डिक्टेटर से कि उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, हमसे भी गलतियां जरूर हो गई, हमने गलतियों की माफ़ी भी मांगी, लेकिन जितना नुकसान इन डिक्टेटर्स ने पहुंचा दिया है, अब इसका हल सिर्फ बुखारी सिर्फ एक है कि सिस्टम को चलने दें। आज हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, माजी में भी गलतियां हुई होंगी लोगों से, ये सिर्फ हमसे नहीं हुई होंगी। उसका हल क्या है कि आप सिस्टम को डीरेल कर दें। उसका हल ये है कि आगे इलेक्शन आने वाला है, अवाम अपने राय का इस्तेमाल करेंगे। हम अगर वक्त है एक ब्रेक का, फिर ब्रेक की मजबूरी होती है, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू जो है इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू जो है वो थोड़ी सी डिविएट हो गई थी आज के मौजू के एतबार से, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि जिन हवालों से हमने बात की वो सारे आज के मौजू और सदर की तकरीर के साथ मुंसलिक हैं। अब ये छोटा सा लास्ट हमारा सेगमेंट है, आप मुझे ये फरमाइए कि जिन बातों का जिक्र तकरीर में नहीं था, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन जो हमारी लाइफ लाइन है, जी अमेरिका के नेटो की सप्लाईज की बहाली, ड्रोन हमले, ये तो चंद है, मैं बता रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको गिनवा सकता हूं। इन पर बात क्यों नहीं की जिसके लिए लोग तवक्को कर रहे थे कि सदर मुमलिकत अवामी उमंगों के एतबार से इस पर कोई गाइडलाइन देंगे हुकूमत। कहा उन्होंने, अगर कहें तो मैं पढ़ देता हूं। जी बताइए। बाकायदा उन्होंने कहा जी हम फॉरेन पॉलिसी अपनी रिविजिट कर रहे हैं। अमेरिकन के साथ आप देखिए कि कभी आज तक नहीं हुआ था कि मामला पार्लियामेंट में कभी नहीं आए थे, जो लोग आते थे उनको कॉल्स आती थी और उसके मुताबिक देख लें बसरा साहब, सिर्फ स्टैंप लगनी है पार्लियामेंट की इसके ऊपर। नहीं देखें पार्लियामेंट, अब वहां पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। नंबर 2 आप देख लीजिए कि पहली दफा यह हुआ कि अमेरिका को किसी ने बताया कि एनफ इज एनफ, नेटो सप्लाई की बंद कर दी गई, बॉन कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया और उन्हें बताया गया कि अब मामला वो नहीं है। और स्पेशली चाइना की आज बात की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि मैंने उनके फ्रीक्वेंटली विजिट क्यों किए। आप बताइए मुझे, ईरान तो अमेरिका तो नाम सुनना पसंद नहीं करता ईरान का, कौन बैठा था प्रेसिडेंट हाउस में, कौन बैठा था बुखारी साहब, जिस दिन एक साइड पे बैठे थे अफगान प्रेसिडेंट, एक पे ईरानी प्रेसिडेंट बैठे, दरमियान में कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये फॉलोअर हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के। हम अमेरिका, हमारे देखें कोई भी मुल्क जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है पहले अपने देखता है कि हमारे मुफादात क्या हैं, दूसरे मुल्क के मुफादात बाद में देखे जाते हैं। इसलिए ये कहना कि सदर पाकिस्तान ने, हम चाइना की तरफ भी जा रहे हैं, ईरान की तरफ भी जा रहे हैं, और ये गैस पाइपलाइन मनसूबा किसके साथ हमने टाइम किया, उन्हीं के साथ किया है ना। अगर ना करना होता तो हम उनके साथ माहिदा क्यों साइन करते? तो इससे क्या फर्क पड़ता था अगर सदर मुमलिकत ये फरमा देते कि मैं हदायत करूंगा वजीर आजम को कि इस मंसूबे पर जल्द से जल्द। आगे सुने। नंबर 2 हमें आया गया थ्रेट्स आई, आपने मीडिया में पढ़ी होंगी कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर पावर बना रहा है ये कर, हमने कहा नो, हमारा जिस कंट्री के साथ इंटरेस्ट हमने वो देखना है। बाकायदा प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी है। दूसरी बात मैं गुजारिश करना चाहता हूं, तकरीर में उन्होंने कहा, मेरे सामने सारी तकरीर पड़ी है कि अब हमें रोड मैप की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लोड शेडिंग, उन्होंने खास तौर पर उसको टच किया कि आज सबसे बड़ा मसला ये है।
और इसके लिए हम तमाम लोगों को अपनी अपनी जगहों पे बैठ के, बजाय इसके कि हम लोग कहें कि आप भी सियासी दुकानदारी चमकाएं और फिर मैं कहेंगे कि मैं सुबह पंजाब की तरफ आ रहा हूं। यहां पे 65% हुकूमत है, सूबों ने भी बिजली बनानी है। तो भाई आप हमें सबको, महंगाई सूबों का काम है, बेरोजगारी सूबों का काम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइन आउट कर दिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, मुझे कौन सुन ले, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार है? तमाम के तमाम पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को दे दिए, सूबों को एनएफसी अवार्ड किताबें दे दिए, 18वीं तरमीम में 18 वजारतें सूबों को दे दी। तो अब हमें सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। आसिफ साहब ये फरमाइए, जिस तरफ मैंने इशारा किया था उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि इस तकरीर में क्या बहुत सारी बातें और शामिल नहीं होनी चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ, इन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, सदर साहब ने भी तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, कहते हैं कि पार्लियामेंट खत्म है वक्त। वही मैं बात करना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट की ये यानी कि खुद मुख्तार पार्लियामेंट है कि वहाँ इशू टेकअप हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी बननी है, नेटो सप्लाई रोकनी है नहीं रोकनी उसका फैसला होना है। लेकिन इसके बावजूद जो नेटो की सप्लाई फिजाई रास्ते से वो बंद ही नहीं हुई, वो जारी है। कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू ओपन अप ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। The government has signed, वो तो अमेरिका के हुक्म का शामिल है ना, government has signed the Pak-Afghan Transit Trade Agreement। अब मैं ये सब कुछ तो अमेरिका के हुक्म से हो रहा है। Pakistan and China have a unique relationship which is deeply rooted and mutually beneficial. My 8 visits to China are manifestation of taking this relationship to new heights. Pakistan-United States relations are multi-dimensional and important. 2000 was a challenging year. We seek to engage, ये जरा सुनिएगा, we seek to engage meaningfully with the US on the basis of mutual interest and mutual engage का क्या मतलब है? एक मिनट आसिफ साहब, इसके ऊपर एक जुमला बता दीजिएगा जल्दी से, टाइम खत्म हो गया। एक जुमला क्या, अब इन्होंने सदर साहब की तकरीर के एक क्रेडिट इन्होंने ये भी ले लिया कि हमने यानी कि अपने शहरियों को मुल्क से बाहर भिजवाया एम्प्लॉयमेंट के लिए। सूरत हाल क्या है, लोग यहाँ भूखे मार रहे हैं, इतने मसाइल है, तंग आके लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो भी क्रेडिट ले रहे हैं उसका भी। जनाब सईद आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की। हमने कोशिश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ लेने की। सेंटर परवेज़ रशीद हमारे साथ थे। आज सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर में 2 दावे किए, एक ये कि कानून की हुक्मरानी हमने कायम की और पार्लियामेंट की बालादस्ती। इन दोनों ही दावों के हवाले से बेपनाह गुफ्तगू हो सकती है। मुल्क में लॉ ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, कराची में टारगेट किलिंग कैसे चल रही है, फाटा में क्या हो रहा है, ये तो है कानून की हुक्मरानी। पार्लियामेंट की बालादस्ती का जहाँ तक ताल्लुक है, 5 रेजोल्यूशन इसने पिछले 4 साल में पास की, किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। तफसील का वक्त नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद किसी एक प्रोग्राम में इन सब हवालों से भी गुफ्तगू हो। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।